अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। दुनिया भर में इस वक्त मुख्तलिफ खेलों के हवाले से सरगर्मियां तो जारी हैं, वहीं पर पाकिस्तान में जहां क्रिकेट का दौरा है, क्रिकेट की बातें हैं, क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, वहीं पर हमारी दीगर गेम्स जिसमें बच्चे कमालात कर रहे हैं, मेडल्स ले रहे हैं, उसकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा से हॉकी के लिए, स्क्वॉश के लिए, जूडो के लिए, कराटे के लिए, MMA के लिए और बॉक्सिंग के लिए, हर चीज़ के लिए ओपन है। आज हम ज़रा आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। बहुत छोटी सी उम्र में नेशनल चैंपियन बनी हैं, उनके साथ उनके बड़े शानदार कोच मौजूद हैं, इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं, पहले जज थे, अब रेफरी भी हैं, कोच भी हैं। यानी सर्टिफाइड कोच का होना एक खुद में एक ब्लेसिंग है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो निगलेक्ट हो रही हैं, यहाँ जिन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, मीडिया में भी और हुकूमती सतह पर भी। फेडरेशन उसकी कैसे काम करती हैं उस पर भी बात करेंगे। आज हम ज़रा कराटे की बात करेंगे। और कराटे का खेल ऐसा खेल है जिसमें आप देखते होंगे कि गली मोहल्लों में माँ बाप अपने बच्चों को लाजमी इस खेल से जोड़ते हैं। एक तो ये हेल्थ के लिए बड़ी शानदार एक्टिविटी है, फिर ज़रा बच्चों की वर्जिश हो जाती है, बच्चों के लिए एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है कराटे में की क्लासेस को लेना। और अक्सर व बेशतर अब तो स्कूल्स में भी कराटे क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। कराटे का गेम दुनिया भर में कैसे खेला जा रहा है और पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन है। अशरफ ताई, जुनेद साहब, बहुत बड़े बड़े नाम इसी कराटे की गेम से पाकिस्तान में गुजरे और अशरफ ताई को तो मास्टर्स ऑफ द मास्टर भी कहा जाता रहा, बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद हमारे एक बहुत अच्छे शायर हैं, वो भी इसी खेल से जुड़े हुए। तो हम ये देखते हैं कि ये एक पॉपुलर खेल तो है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी पजीराई उस तरह से क्यों नहीं है जैसे पूरी दुनिया में है। आप ओलंपिक्स देखें, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम देखें, कॉमनवेल्थ गेम्स देखें, आप सैफ गेम्स देखें, या फिर हमारी अपनी नेशनल गेम्स, बहुत ज़्यादा फोकस बॉक्सिंग, फुटबॉल, स्क्वॉश, हॉकी और क्रिकेट पर तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फोकस है ही। लेकिन कराटे, आज ज़रा इसकी बड़ी डिटेल गुफ्तगू करेंगे, इसके हवाले से हम भी नॉलेज लेंगे, आपको भी नॉलेज देंगे। फिर कितना महंगा गेम है बच्चों के लिए, और अगर महंगा होता तो माँ बाप इतनी आसानी से वहाँ तक पहुँच ना पाते जहाँ पर अपने बच्चों को पहुँचाते हैं। नेशनल सर्किट में हमारे जो बच्चे, लड़के और लड़कियाँ जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में मेडल ले रहे हैं, इंशाल्लाह बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म से भी मेडल लेकर आएंगे। जिनसे आपके आज मैं मुलाकात करवाऊंगा। हानिया नकीब पाकिस्तान में अभी रिसेंटली कराची में होने वाली नेशनल चैम्पियनशिप थी, उसमें नेशनल चैम्पियन बन के लौटी हैं इस्लामाबाद वापस। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, पढ़ती भी हैं, ओ लेवल्स भी कर रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान की छोटी सी नेशनल चैम्पियन है, जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड हैं वो, लेकिन नेशनल चैम्पियन है। उनके साथ उनके, जिनका मैंने जिक्र किया था, सर्टिफाइड कोच और अदनान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हानिया, थैंक यू सो मच आपका। आज आप दोनों को हमने इनवाइट भी किया और हमने सोचा ज़रा डिस्कशन करते हैं। अदनान साहब, आपसे तो शुरू करूं, पहले ज़रा मैं हानिया से पूछूं। हानिया माशाल्लाह से 13 ईयर्स ओल्ड है, कराची गई और वहाँ पर आपने शानदार मुजाहिरा किया अपनी स्किल्स का, और माशाल्लाह से फिर मेडल लेकर आई जो आपने गले में भी पहन रखा है, नेशनल चैम्पियन भी हो गई हैं। कैसे सफ़र शुरू हुआ हानिया, कराटे की तरफ कैसे आना हुआ? ये सफ़र 3 इयर्स पहले स्टार्ट हुआ था जब मैं वाइट बेल्ट थी। उसके बाद अब तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बट 3 इयर्स की मेहनत के बाद मैं नेशनल से पहुँची हूँ। बेल्ट कौन सी है हानिया आपके पास? अभी एट द मोमेंट मेरे पास ब्राउन बेल्ट है। गुड। अच्छा ये बताएं, जब आप शुरू में स्टार्ट किया होगा तो क्या सिर्फ फिजिकल वर्जिश के लिए सोच के स्टार्ट किया, या आपने सोचा कि मैं इसे प्रोफेशन के तौर पर भी अपनाऊंगी और मैं एक अच्छी फाइटर के तौर पे, अच्छी सेल्फ डिफेंस फाइटर के तौर पे उभरूंगी? मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ फ़न के लिए किया था कि एंजॉय करूँगी मैं जाके कराटे करते हुए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं इससे अब हाइड नहीं करना चाहती। तो उसके बाद मैं टूर्नामेंट्स में जाने लग गई और काफ़ी जीते भी हैं, और फिर मुझे सोचा कि ये एज अ प्रोफेशन मैं करना चाहती हूँ। अच्छा हानिया, इससे पहले कि मैं आपसे ज़रा ये पूछूं कि आपने नेशनल्स में मेडल लिया माशाल्लाह से, नेशनल से पहले कितने आपने इवेंट्स खेले और कितने फाइट्स खेली? मैंने स्टार्टिंग इंटर क्लब चैम्पियनशिप्स के साथ की थी और उसमें भी काफ़ी मेडल्स जीते थे मैंने। उसके बाद जैसे ही मैं सीनियर होती गई उस टाइम पे मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेलने लग गई, डिस्ट्रिक्ट बाद डिवीजनल लेवल्स पे, और अब इसके बाद नेशनल्स पे आ गई। चले, गुड हो गया। अदनान साहब, माशाल्लाह से आपको भी मुबारक हो, हानिया को तो बहुत मुबारक के यार, अभी 13 ईयर्स में माशाल्लाह से लेकर आ गई मेडल भी और जूनियर चैम्पियन भी बन गई, बल्कि नेशनल चैम्पियन बन गई। अज़हर साहब, खेल की शुरुआत ज़ाहिर है यहाँ पर हम फिज़िकल फिटनेस की वजह से और हेल्थ की वजह से करते हैं। कराटा बड़ी अच्छी कराटे स्पोर्ट्स है। आप इससे कैसे जुड़े और फिर ये बच्चे आपके साथ कैसे जुड़े?
जी, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और बड़ा अच्छा आप स्पोर्ट्स के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है कि मुझे तकरीबन मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं इस मार्शल आर्ट की फ़ील्ड से वाबस्ता। और अक्सर मैं ये बताता हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि मैं जब स्कूल लाइफ में था तो उस वक़्त नॉवल एक आया करता था इमरान सीरीज़, वो मैं पढ़ा करता था, शायद आपको भी उसका आइडिया हो। तो उसमें कैरेक्टर जो अली इमरान था जो कि वो मार्शल आर्ट का काफ़ी एक्सपर्ट दिखाया गया था और काफ़ी उसमें फ़ाइट्स का भी ज़िक्र होता था। तो बस वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर स्कूल में ही था मैं जब मैट्रिक में, फिर मैंने कराटे की ऑफिशियली ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की और तब से अब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी चल रही है। पहले एज ए प्लेयर खेलता था, फिर प्लेयर के साथ साथ कोचिंग की तरफ आ गया, फिर कोचिंग के साथ साथ यहाँ तक रुका नहीं, फिर रेफरिंग एंड जजिंग की तरफ आ गया और स्टिल अभी भी मैं मतलब लास्ट जो मैंने पार्टिसिपेट इंटरनेशनली किया था वो 2019 में किया था। जबरदस्त। वर्ल्ड जोरियो कराटे चैंपियनशिप थी मलेशिया में, तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट बतौर किया था। जज? नहीं, एज ए फाइटर भी ओह किया था। वाओ, मैं जबरदस्त। मास्टर कैटेगरी में एज ए फाइटर 2019 में गया था और वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, वर्ल्ड जोरियो कराटे चैम्पियनशिप। और वहीं पे मैंने वर्ल्ड जो कराटे जज का जो एग्ज़ाम था वो भी मैंने वहाँ पे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ने क्वालिफाई किया और वहाँ से वर्ल्ड जोरियो सर्टिफाइड कराटे जज का टाइटल भी लिया वहाँ पे। अच्छा अदनान भाई, अगर मैं इस पर ज़रा डिस्कशन हम डिटेल शुरू करें, ये बताएं इस वक्त आपके पास क्या स्ट्रेंथ है आपकी एकेडमी की? फिर अभी डिपार्टमेंटल गेम्स हुए, उसमें माशाल्लाह हानिया ने जीता, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स कितना इस पे फोकस है, हम इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट लीग क्लब्स रन हो रहे हैं वो कितना फोकस है कराटे पे, सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए या अपने बच्चों को ट्रेन करके तो इवेंट्स में भी लेके जा रहे हैं? तो क्या आपकी एकेडमी कैसे काम कर रही है? जिसमें जहाँ तक आपने बताया ना कि इस वक्त स्पेशली क्लब लेवल्स पे या हमारे यहाँ क्या वर्किंग हो रही है, तो उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें बेहतरी आ रही है। अगर हम थोड़ा सा पास में जाएँ तो फिर वैसे तो बहुत कम गेम खेली जाती थी। जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, अब ये कराटे चूँकि अब स्कूल्स में भी होना शुरू हो गया है, अब काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में स्कूल्स में क्लब्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं और कोचेस भी हैं। अब कुछ कोचेस जो हैं वो सिर्फ क्लब लेवल तक की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और कुछ कोचेस का फोकस होता है कि नहीं लेकिन प्लेयर अदनान को। सारे इंटरनेशनली सर्टिफाइड भी नहीं है ना, बिल्कुल, ये ये भी आप सही कह रहे हैं कि एक्चुअली होता ही है कि हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है, अगर किसी ने ब्लैक बेल्ट ली या ब्राउन बेल्ट ली, वो क्लब खोल के ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है, लेकिन वही बात है हर बंदा सर्टिफाइड नहीं होता और उसका वो विजन, वो माइंडसेट नहीं होता कि प्लेयर को कैसे ट्रेन करना है, कैसे लेके चलना है। तो सर्टिफाइड लोग कम होते हैं, क्वालिफाइड लोग कम होते हैं पाकिस्तान में। जिससे हर फील्ड में आपको पता है कि बहुत सारे लोग सर्टिफाइड ना होने के बावजूद भी उस फील्ड में चल रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा है, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर एक क्रेडिट देना चाहूँगा हमारी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन को, जिसके चेयरमैन जहांगीर साहब हैं। वो बड़ा फोकस कर रहे हैं कि कोचिस जो जितने भी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रॉपर कोचिस कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनको अवेयरनेस दी जाती है, उनको फिर सर्टिफिकेशन का लाइसेंस या सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि कोचिंग का लेवल जो है वो बढ़ाया जाए ताकि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। ज़बरदस्त। अच्छा हानिया, कैसा रहा नेशनल्स का कंपटीशन? कितने टफ ओपोनेंट्स थे और आपको कौन सा ऐसा ओपोनेंट लगा कि जिसमें आपको लगा हो कि यार ये बहुत टफ ओपोनेंट है? वेल नेशनल्स फर्स्ट टाइम थे तो ज़्यादा टफ लगा था, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि नेशनल्स का सोच के। बट फर्स्ट मेरी फाइट हुई थी बलूचिस्तान के साथ, सेकंड मेरी केपीके के साथ हुई थी और थर्ड पंजाब के साथ। मेरी फाइनल अपोनेंट सबसे मुश्किल थी क्योंकि हमारे उस फाइट में इक्वल पॉइंट्स हो गए थे। कौन था? नाम याद है कोई पंजाब से जिनके साथ आप खेली? जी सोहा थी। सोहा थी। अच्छा, तो आप अब डोमेस्टिक सर्किट में माशाल्लाह कर रही हैं, नेशनल्स में फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम बंदा जाता है तो थोड़ा सा उसको होता है कि यार मुझसे अच्छे फाइटर्स हैं और शायद कुछ फाइटर्स तो इससे पहले 2-2 राउंड्स भी लगा चुके होते हैं नेशनल्स के। तो आपका फर्स्ट टाइम था, क्या सोच के गई यहाँ से, क्या तैयारी करके गई? ये सोचा था कि वापस आएंगी तो नेशनल चैंपियन बन के आ जाएंगी, मेडल लेकर आ जाएंगी? मैंने ये नहीं सोचा था, मेरा एम ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल था। तो बहुत अच्छा लगा कि गोल्ड मेडल जीत के मैं वापस आई हूँ और अपने क्लब को रिप्रेजेंट किया क्योंकि मैं एक ही गई थी अपने क्लब से। तो यस। अच्छा, गुड। ये अच्छी चीज़ है कि अभी ब्रॉन्ज और सिल्वर तक का भी सोच थी, यानी ये नहीं था कि मैं बगैर मेडल के आऊँगी, आपने सोचा कि। मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान की फाइटर कैसे, वो फाइट कैसी लगी आपको? बलूचिस्तान से बड़ी रफ एंड टफ और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हमारे आते हैं, मेल फीमेल दोनों, तो कैसी लगी वो फाइट आपको? बलूचिस्तान की सब फाइट्स दे वर वेरी गुड और स्पेशली जो मेरे साथ आए थे उसके काफ़ी अच्छे पंचेस थे, स्पीड वगैरह। तो बलूचिस्तान के फाइटर्स भी काफ़ी अच्छे थे। और आपने नोटिस किया कोई चेंज चीज़ उनकी टेक्निक में? यस, मैं
एज अ फाइटर मैं किक्स के साथ ज़्यादा खेलती हूँ, किक्स पे ज़्यादा खेलती हूँ। तो अब बहुत सारे मेरी टेक्निक्स देखे कि पंचेस कैसे लगते हैं, पॉइंट पे एग्जैक्ट कैसे लगते हैं, स्पीड वगैरह। तो ये चेंज था जी और इससे सीखने को मिलता है जी। कि दूसरा कैसे खेल रहा है। अदनान साहब, यही बात अगर हम ज़रा आपसे भी करें टेक्निक्स के ऊपर, आप भी गए ज़ाहिर है साथ, आपने देखा होगा कि दीगर कोचेस भी अपने बच्चों को तैयार करके लाए, तो हानिया का तो फर्स्ट था, तो आपको अंदाज़ा था कि हानिया इस तरह से गोल्ड ले आएगी? देखिए अभी हानिया का, जैसा अभी हानिया ने बताया कि उसने डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल पे खेला, एक चीज़ हानिया बताना भूल गई कि अभी रिसेंटली 2 मंथ्स बैक जो है हमने यहाँ पे इस्लामाबाद कराटे लीग करवाई थी, वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। तो उसमें माशाल्लाह से उसमें भी ये चैम्पियन रही, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के तमाम जो क्लब्स उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहीं पे मैंने जब इसका पोटेंशियल देखा था, रेडी माशाल्लाह क्लब में भी ट्रेनिंग में जब मैं इसको ट्रेनिंग कोचिंग करवा रहा था, तो मुझे पोटेंशियल इसका नज़र आया था और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि इसको जब मैं नेशनल्स में लेके जाऊँगा तो ये मेडल निकाल के लाएगी। और लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी चूँकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। इसकी कुछ टेक्निक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत स्पीड है, जो बिल्ट इन कोच को पता होती है, सही बिल्कुल बात। ऐसे ही है। तो मैंने उन्हीं पे फोकस करते हुए मैंने इसको ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब किया, जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसी को फर्दर पॉलिश किया। किक्स इसकी वेरी क्लासिक किक्स हैं कि मतलब स्पीडी और बड़ी डॉजिंग किक्स हैं कि प्लेयर के लिए रोकना मुश्किल है। और ये मोस्टली जो अपनी फाइट्स, मतलब इसकी जो गालबन KPK से फाइट थी, वो भी मतलब इसने मतलब क्लीन स्विप किया था, यानी किक्स मार मार के, किक से 3 पॉइंट मिलते हैं ज़बरदस्त। जिसको हम इपन बोलते हैं, यानी कि इसने 3 किक्स मारी, 9 पॉइंट्स लिए और टाइम से पहले ही फाइट विन कर ली उसने। गुड। अच्छा, ये जो पॉइंट्स वाली बात कर रहे हैं हानिया, हर प्लेयर को पता होता है ना कि उसकी गेम में किस किस तरह से पॉइंट्स लेने हैं। क्या फोकस करके पहली फाइट की आपने कि मैंने किस तरफ अटैक करना है ज़्यादा, और ज़ाहिर किक्स आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपने सोचा कि मैं किक्स का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करूँ और पॉइंट्स की तरफ जाऊँ? वेल मेरी कैटेगरी में मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट थी, तो मैंने पहले किसी की फ़ाइट नहीं देखी थी। फ़र्स्ट मैंने उसे जज किया कि वो क्या करती है, तो पता चला कि पंचेस करती है। तो मैंने ऑब्वियसली पंचेस के काउंटर में मैंने किक्स की, और किक्स का टारगेट मेरा यूजुअली फेस ही होता है, क्योंकि फेस में 3 पॉइंट्स मिलते हैं और फिर ईजिली बंदा जीत सकता है। अच्छा, फेस पे 3 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपने सोचा कि चलें। आपको हाइट फ़ायदा दे रही है हानिया? माशाल्लाह आपकी हाइट अच्छी है। यस, मेरे वेट के हिसाब से मेरी हाइट काफ़ी एडवांटेजेस है मेरे लिए, तो उसकी वजह से काफ़ी आराम से किक्स पहुंच जाती पहुंच हैं। जाती होंगी ना सर तक, तो आपने सोचा चलो सबके सर फोड़ते हैं और पॉइंट्स लेते हैं। अदनान साहब, किक्स की बात हो रही है, ये जो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, वुशू है, किक बॉक्सिंग है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, जूडो, कराटे। अच्छा, आज आपने हमें ज़रा जूडो और कराटे का भी फ़र्क बताना है ना? जी आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी पहले इस पे हम बात करते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है। किसी के अंदर फ्री MMA तो बिल्कुल फ्री स्टाइल है ना, लेकिन किक बॉक्सिंग में आप किक और उस बॉक्स अपने पंचेस का यूज़ करते हैं। बाकी कराटे के अंदर क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जिसकी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि फाउल गेम ना हो जाए? देखिए इसमें जहाँ तक कराटे की बात है ना, कराटे 2 टाइप्स के कराटे हैं सभी जो नॉर्मली खेले जाते हैं। एक कराटे है जो कि ओवरऑल जिसको हम कहते हैं लाइक ट्रेडिशनल कराटे, जो तो खैर अब कम खेला जाता है, लेकिन जिसको हम फुल बॉडी कंटेक्ट कहते हैं। उसमें तमाम पावर से ऑल टाइप ऑफ किक्स, पंचेस आप यूज़ कर सकते हैं। उसके भी कंपटीशंस होते हैं, लेकिन जिस वक्त वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ी फेडरेशन है कराटे की जो ऑफिशियल, वो है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। और वो बेसिकली उसने कुछ रूल्स बना दिए हुए हैं कि आप किसी भी स्टाइल में जो भी कराटे कर रहे हैं, लाइक आप क्यूकुशन कर रहे हैं, शोतोकान कर रहे हैं, गुजोरियो कर रहे हैं, व्हाट्सएवर, आपने जब इस इवेंट में आना है जो कि W कराटे फेडरेशन, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का प्लेटफॉर्म है, तो ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं। फेस पे पंचेस अलाउड हैं बट कंट्रोल्ड हैं, ये किक्स कर सकते हैं, ये किक्स नहीं कर सकते। मतलब थोड़ा सा वो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखी जिसमें प्लेयर की हार्ड इंजरी हो सकती है, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया, जिसको हम स्पोर्ट्स कराटे भी बोलते हैं। तो जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है, चूँकि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से एफिलेटेड है, तो उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है और उसी के ऊपर आप किसी भी स्टाइल से हैं आप इस प्लेटफॉर्म पे आगे खेल सकते हैं। और यहाँ पे जैसा मैंने अभी हानिया का भी बता दिया कि अब किक्स के पॉइंट ज़्यादा हैं, पंचेस के पॉइंट्स कम है। वजह सिर्फ ये है कि लोगों को फैसिनेट किया जाए कि किक्स का मैक्सिमम इस्तेमाल हो, ताकि देखने वाली ऑडियंस को भी ज़्यादा मज़ा आए एज़ कम्पेयर टू पंचेस। कि अगर एक फ़ाइट सिर्फ पंच पे चल रही, हाँ बॉक्सिंग के पंचेस चूँकि वो डिफरेंट चीज़ होती है, वो उसको ऑडियंस देखती भी है, खूब फैसिनेट भी करती है। कराटे में भी किक्स का इस्तेमाल चूँकि बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके भी डिफरेंट फॉर्म्स है ना, किक्स की भी, फ्लाइंग किक हो गई, स्पिन करना, और जी इसमें डेफिनेटली देखें देयर आर सो मेनी किक्स। और इसमें फिर इस पर भी थोड़ा सा जो WKF वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने उन किक्स को रिस्ट्रिक्ट किया जो कि अनकंट्रोल्ड किक हैं, यानी कि जब आप कोई लाइक जंप किक्स मारते हैं, फ्लाइंग सर्कल मारते हैं या ड्रॉप किक करते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी रिस्ट्रिक्शन है। हर वो किक आप यूज़ कर सकते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो WKF का जो लाइक स्पोर्ट्स कराटे है
उसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ जो है, जो हम जो प्लेयर्स को जब तैयार कर रहे होते हैं कोचिंग की तरफ, हमने स्पीड भी बढ़ानी है, लेकिन स्पीड के साथ साथ हमने कंट्रोल भी बढ़ाना है। लाइक हानिया ने जो कि कैडेट में खेला, अब कैडेट में ये है कि अब हमें स्पीड तो चाहिए किक की, लेकिन इतनी चाहिए जब फेस तक पहुंचे वहाँ पे जाके कंट्रोल हो जाए, यानी कि अगर टच होती है तो दूसरे फाइटर को डैमेज, क्योंकि कैडेट है जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, तो उसमें ऐसा नहीं कि प्लेयर्स को भेजा जाए तो वो वापस आए तो जख्मी हाँ, डैमेज कंट्रोल तो इसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में रखें ताकि पेरेंट्स भी मोटिवेट रहें, बच्चों को मैक्सिमम भेजें। ऐसा ना हो कि बच्चों को भेजा वो बस मुंह सूजा हुआ बॉक्सर की तरह, तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी कभी भी वो स्पोर्टिव नहीं रहते। अच्छा हानिया, कभी ये ड्रॉबैक लगा कि मैं किक्स में बहुत अच्छी हूँ और बॉक्सिंग के मैं तो पंचेस में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो कभी ऐसा महसूस हुआ या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, आप इसी से कंट्रोल कर लेती हैं गेम? काफ़ी दफ़ा मुझे लगा है, जिस तरह अभी मेरे फाइनल हुआ था नेशनल में पंजाब के साथ, वो भी किक पे थी, मैं भी किक पे थी। ओहो। सो उसमें ये हुआ था कि काउंटर अगर किक कर रहे हो तो उसका काउंटर पंच होगा, और अगर पंच कर रहे हो तो उसका काउंटर किक होगा। तो उस टाइम थोड़ा टफ हुआ था, बट जी तो कभी कभार लगता है मुझे ये ड्रॉबैक। अच्छा, ये अगर ऐसा जैसे अभी हुआ, ये आपने देखा कि नेशनल की गेम्स जो हैं वो दीगर इवेंट से थोड़ी टफ हो जाती है, जाहिर है उसमें सारी तैयारी से आते हैं। अब अगर कोई और आपके जैसी अच्छी किक्स वाला आ गया और आपकी तैयारी किक्स की ज़्यादा हुई, फिर क्या करेंगी? क्या ऐसी क्या टेक्निक यूज़ करेंगे? वेल मेरे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, लाइक डॉज किक्स जो मैं फ़ौरन फेस तक पहुंच जाती हैं, बट उसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि मैं पंचेस भी अब स्टार्ट कर दूं यूज़ करना, क्योंकि किक्स के काउंटर में पंचेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डॉज किक्स क्या होती हैं, ज़रा हमें बता सकेंगी? डॉज किक, लाइक अगर डॉज किक वैसे तो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो करके दिखाना पड़ता है। हाँ ठीक है, लेकिन ये क्या ऐसी किक जो आपको सही से जज ना हो पाए दूसरे को? जी ठीक है, ज़रा डॉज करके। क्या अदनान साहब कैसे इसको डिफाइन कर सकेंगे डॉज इसको के? तो मैं वैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, सज्जी दिखा के खब्बी मारना, ठीक है। तो डॉज बेसिकली यही है, जब आप किक का बेसिकली डायरेक्शन जो है ना, लाइक आपने स्ट्रेट तो लेके जानी है, लेकिन आपने फाइटर को पजल करना है कि किक जा इस तरफ रही है, वहीं से आपने हवा में उसको स्विंग करना है और दूसरी तरफ किक को लेके आ जाना है। तो फाइटर कन्फ्यूज ब्लॉक नहीं कर पाता, वरना अगर आप स्ट्रेट किक करेंगे तो फाइटर इजीली इसको ब्लॉक भी करेगा और काउंटर अटैक भी करेगा। अच्छा, लेकिन जैसे अभी मैं पूछ रहा था कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसा प्लेयर आ जाता है जिसकी अपनी किक्स बहुत अच्छी हैं और हानिया के अगेंस्ट आ जाता है, तो आप बतौर कोच बाहर बैठ के क्या सोचते हैं, क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि इसमें तो कोचेस बात भी कर रहे होते हैं ना। देखिए उसमें एक चीज़ है कि हमेशा ये ध्यान रख लें कि एक अच्छा फाइटर वही होता है जो एक कंप्लीट पैकेज यानी कि कम्बिनेशंस के साथ उतरता है। अगर आप कोई भी एक स्ट्रेंथ है, लाइक अगर आप सिर्फ किक्स पे खेल रहे हैं, तो आपका जो फाइटर जो आपके ओपोनेंट है और फाइनल तक पहुंचे, वो आपकी फ़ाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको पता लग जाता है कि ये सिर्फ किक्स पे खेलने वाला है और इसकी और स्ट्रेंथ नहीं है। जबकि आइडियली कोच का भी काम ये है कि वो मल्टीपल, मैं अब इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इसकी किक्स के ऊपर भी और डिफरेंट और टेक्निक्स के ऊपर, वहाँ पे प्लेयर का काम है, अगर वो किक्स के ऊपर ही है तो किक्स के ऊपर भी किक्स का काउंटर लगता है। ऐसा नहीं कि किक्स के ऊपर सर पंच का काउंटर लगाना है या पंच के ऊपर किक्स का लगाना है। आप पंच के ऊपर पंच का काउंटर लगा सकते हैं, किक के ऊपर किक, वो भी अलग से टेक्निक है। अच्छा, एक मज़े की बात मैं बताऊँ, चूँकि बीइंग अ कोच, एक तो मैं चूँकि वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मैं जिस कैटेगरी में वहाँ पे गया था, मैं एज ए रेफरी वहाँ पे गया था, इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा था। एज ए या तो मैं कोच जा सकता हूँ या तो मैं एज ए रेफरी जा सकता हूँ। एक कैटेगरी होती है वहाँ पे। अगर आप, ये भी एक रूल है, अगर आप एज ए रेफरी हैं, यानी कि मैं रेफरी यूनिफॉर्म अटायर में हूँ, तो वहाँ पे मैं डोजो जो यानी कि रिंग होता है, वहाँ फिर मैं आउट उस एरिया में अपने प्लेयर को मैं गाइड नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो तो एक बड़ी है, क्योंकि मैं एज ए न्यूट्रल वहाँ पे वहाँ पे ये कि हमारा डेफिनेटली हम इस्लामाबाद कराटे टीम की तरफ से ये थे, तो वहाँ पे हमारे कोचेस भी साथ थे। तो वो कोचेस का काम, वहाँ पे एक चेयर होती है, जब फाइट चल रही होती है तो कोच वहाँ बैठ के गाइड कर रहा होता है। अच्छा, मैं वहाँ पे जब हानिया की फ़ाइनल फाइट आई, तो मैं चूँकि बिल्कुल रिंग के पास ही बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, माशाल्लाह हानिया ने फ़ाइट तो फाइनल विन की, लेकिन मैं बताऊँ हानिया ने उस वक्त अपना जो 50% मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ किया। उसकी वजह है कि चूँकि थोड़ा सा प्रेशर में आ चुकी थी, बीइंग अ कोच मुझे नज़र आ गया था, चूँकि एक नेशनल इवेंट था। देखिए कम से कम वहाँ पे मोर देन 30 to 40 वहाँ पे टेक्निकल ऑफिशियल्स और रेफरीज वहाँ मौजूद थे, प्लेयर्स, इसके अलावा डिपार्टमेंट्स मौजूद थे, एक अच्छी खासी गैदरिंग थी वहाँ पे, और हर बंदा फाइनल मैच के ऊपर फोकस था। तो वहाँ पे ये अपनी जो इसकी जो यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में जो स्ट्रेंथ थी जो इसकी, उसका इसने लाइक 50% यूज़ किया। ओके, तब भी ये जीती। और मैंने कहा नहीं, आपने 50% से ऊपर अपने आप को, अपने टेक्निक्स को, अपने स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया, बट वेल डन कि यू वॉन द मैच। फाइनली वो तो ले लिया ना गोल्ड। जी फाइनली गोल्ड। 50% टेक्निक का यूज़ करके भी जीतना, 100% पोटेंशियल हो तो यकीनी तौर पर आपकी फाइट में बड़ा निखार आ जाए। लेकिन जाहिर है एटमॉस्फेयर का थोड़ा प्रेशर होता है, पहली बार कोई भी जाए तो उसके ऊपर ये प्रेशर होता है। टेक्निकल टीम पूरी बैठी होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं,
और वो जज कर रहे होते हैं कि कहाँ आपकी टेक्निकलिटीज़ में फ्लॉ है, कहाँ आपकी टेक्निकलिटीज़ सुपर्ब है। तो आप जब दूसरे पर अटैक करती हैं तो सबसे ज़्यादा अगर अपनी आप की मैं बात करूँ तो आप क्या देखती हैं टेक्निकली, आप कैसे कैसे एरियाज़ को हिट कर सकती हैं और कैसे इम्प्रेस कर सकती हैं जजेस को या रेफरीज को? वेल मेरे ख्याल से मैं कोशिश तो हमेशा फेस पे ही होता है मारना, बट मैं ऐसे नहीं होता कि मैं डायरेक्ट लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं डॉट्स के साथ हमेशा डॉट्स के साथ ही लेके ठीक। जाती हूँ ताकि प्लेयर को कंफ्यूज कर सकें, फिर हिट करके पॉइंट आराम से ले सकें। और कोशिश ये होती कि एक ही दफ़ा में पॉइंट मिल जाए और बार बार मत हो सके लाइक मिस। ओके, यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पॉइंट मिल रहा है वो मिस ना हो, उसी वक्त आपको मिल जाए ताकि वो पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि दोबारा फिर पॉइंट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दूसरा प्लेयर भी अलर्ट हो जाता है। अच्छा, चलें ये तो हो गया। हाँ, ये प्रेशर लेती हैं बाहर बैठे रेफरीज का, जजेस का लिया आपने कि मैं जब फाइट कर रही हूँ हो सकता है मुझसे कोई फाउल ना हो जाए, फाउल पे भी हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन ये तो पहले ही आपको कोचेस गाइड कर देते हैं ना क्या क्या फाउल्स हैं क्या क्या फाउल्स नहीं है, तो थोड़ा प्रेशर होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक साइड से पंजाब की हूटिंग चल रही थी, एक साइड से इस्लामाबाद की हूटिंग चल रही ओके। थी, तो दैट्स वाई उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। वो भी वैसे फ़र्स्ट टाइम था और मेन जब सेंटर में होना तो वो और भी ज़्यादा था। फाउल के हवाले से क्या आपको गाइडेंस थी और कितना आप उसके लिए अलर्ट थे कि आप फाउल गेम ना प्ले करें? क्योंकि मेरी किक्स फेस पे आ जाती हैं, कभी कभार वो कंट्रोल नहीं होती तो फिर अच्छा खासा हिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे अक्सर फाउल्स मिलते भी हैं, मिले भी हैं। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा कंट्रोल सीखा भी है पिछले कुछ मंथ्स में। और उसके अलावा रिंग से बाहर नहीं जाना, वो भी एक फाउल होता है, तो वो एक दफ़ा मुझे मिला था फाइनल राउंड में। यस और वो उसके बड़े डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं ना रिंग से बाहर जी। जाने के। तो अच्छा अदनान साहब, ये जो फाउल है इसके हवाले से क्या करते हैं, कैसे बच्चों को गाइड करते हैं कि यार फाउल से बचना है, क्योंकि आप पूरी गेम खेल रहे हो और डीमेरिट पॉइंट्स हो जाए, फाउल हो जाए तो आपकी पूरी गेम ज़ाया। देखिए बिल्कुल, देखें अच्छा कोच वही होता है कि जो प्लेयर को सिर्फ फाइट नहीं सिखा रहा होता, बल्कि उसके तमाम वो रूल्स रेगुलेशंस और जो रेफरिंग एंड जजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि आपने फाउल्स को भी बताना होता है। और मैं अल्टीमेटली चूँकि ख़ुद भी एक आपको पता ही है कि रेफरी एंड जज भी हूँ, तो मैं बड़ा फोकस होता है कि अपने प्लेयर्स को, अपने मैं स्टूडेंट्स को इस हवाले से ट्रेनिंग करवाता हूँ कि वो फाउल कम से कम करें। ठीक। और जिस कैटेगरी है, अब ये जिस कैटेगरी में है इसमें रूल्स थोड़ा सा लाइक हार्ड हिटिंग या कंट्रोल टच, स्किन टच, वो इसके हिसाब से जो मैं बड़े प्लेयर्स को तैयार कर रहा हूँ उनकी उस हिसाब से उनको मैं तैयार करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा अच्छा खेला। और कोई जिसको एक प्रॉब्लम था, जो ये थोड़ी सी मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये किक थोड़ी सी हार्ड हिटिंग कर देती थी, तो मैंने नेशनल्स में ले जाने से, जब ये सिलेक्ट हुई है नेशनल के लिए, तो मैंने जो 2-3 वीक्स ट्रेनिंग करवाई वो इसी पे करवाई कि स्पीड कम ना हो लेकिन कंट्रोल आ जाए ताकि इसको फाउल ना मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने हार्ड हिटिंग में शायद मेरे ख्याल में एक आध फाउल लिया पूरे टूर्नामेंट में, और एक आध फाउल जो थोड़ा सा वो भी एंड पे, वो भी फाइनल फाइट में, वो चूँकि अपने आप को ये काउंटर कर रही थी कि टाइम स्पेंड हो जाए, चूँकि इसके पॉइंट ज़्यादा थे तो दूसरा फाइटर पॉइंट ना ले सके, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ये रिंग से बाहर चली गई, तो उसको एक वहाँ पे वार्निंग। अच्छा ये बताएं अदनान साहब, जब मेजर फाइट्स होती हैं तो सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या क्या अपनाए जाते हैं, क्या क्या गैजेट्स या हम इक्विपमेंट या फिर हम कहें कि किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाए? देखिए इसमें जो WKF के जो अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ करवाए जाते हैं। इसमें लाइक ग्लव्स होते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं होते, मिट्स होते हैं, लाइट से ग्लव्स होते हैं, और इसके अलावा चेस्ट गार्ड पहनाया जाता है जो कि इनसाइड द यूनिफॉर्म होता है। इसके अलावा शिन पैड एंड फुट पैड यूज़ करवाया जाता है, और गम शीट तो मस्ट होती है। अब नया रूल भी आ गया इंटरनेशनली, जो बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज जो किड्स हैं उनके लिए अब हेलमेट भी इंट्रोड्यूस हाँ जी, करवा मैं दिया भी वर्ल्ड ये कराटे पूछने ही फेडरेशन वाला में। था। अभी पाकिस्तान में ये नहीं, अभी तक हमने इसको किया, लेकिन चला आने लेकिन वाले ओलंपिक्स वक्तों में वगैरह करेंगे। में तो वो दिखता जी है। हो गया इंटरनेशनल मैचेस में। अब आप अगर आप 14 ईयर्स ऑफ एज में अगर किड्स को, अपने बच्चों को लेके जाते हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है, तो वहाँ पे फिर इवन कोच डिस्क्वालीफाई हो जाता है वहाँ पे। कोच भी डिस्क्वालीफाई को भी आउट करते थे कि वो, अच्छा इस पे तो करूंगा मैं बात जी, एक ब्रेक हाँ के बाद, कोच की डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा ये भी बड़ा अहम मरहला है जी। ले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कोच भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। फिर जरा जूडो कराटे का फ़र्क, टेक्वांडो और दीगर जो इसके रमूज हैं कराटे के, उस पर भी बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक जी। अच्छा हानिया हमारे साथ मौजूद है, अदनान साहब मौजूद है। बात हो रही थी कोचेस के डिस्क्वालिफिकेशन की। अदनान साहब ज़रा ये भी हमें डिफाइन करें, फिर मैं ज़रा जूडो और दीगर मामलात पर आता हूँ। अभी तो मैंने हानिया से भी पूछना है कि सपोर्ट कितनी है फैमिली और कोचेस का क्या रोल है। अदनान साहब ये जो कोच डिस्क्वालिफिकेशन है इसके लिए क्या रूल्स हैं? देखिए बिल्कुल, आपने प्लेयर्स की डिस्क्वालिफिकेशन तो सुना ही होगा, लेकिन जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें यहाँ तक भी है कि अगर एक कोच अपने प्लेयर को साथ लेकर रिंग में आया है और इक्विपमेंट्स की कमी है, लाइक अगर वो चेस्ट गार्ड नहीं पहना, माउथ कीपर नहीं लेके आया,
तो वहाँ पे फिर कोच को वहाँ से रिंग से आउट कर देते हैं ओह, कि भाई यानी अगर कंप्लीट किट में प्लेयर नहीं पहुंचा तो कोच आउट। कोच यानी कि फिर अपने प्लेयर को वहाँ पे बैठ के गाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोच वहाँ बैठ भी गया और थोड़ा सा शाउटिंग कर रहा है तो वहाँ से भी कोच को उठा के भेज दिया जाता है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, अगर कोच की प्रॉब्लम नज़र आती है तो कोच का इवन लाइसेंस जो कि बड़ी मेहनत से हासिल किया जाता है वो लाइसेंस तक कैंसिल हो जाता है। अच्छा, मतलब इतनी सख्ती इतनी सख्ती है यहाँ पे, तो कोचिंग में ये जाना रूल भी पाकिस्तान में भी अप्लाई होता जी डेफिनेटली, चूँकि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन WKF के रूल्स को कर रही है। मेरे पास भी चूँकि कोचिंग का लाइसेंस है, PKF का लिया हुआ है, तो अगर मैं एज ए कोच बैठा हूँ और वहाँ पे अगर मैं मिसबिहेव करता हूँ या मेरा स्टूडेंट कुछ करता है तो मेरा वहाँ पे किसी भी ऐसी हरकत से कोचिंग लाइसेंस PKF कैंसिल कर सकती है। नहीं, अदनान में ऐसा कभी हुआ कोई एक आधा वाकया अगर कोट कर पाए, कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान नहीं, में? पाकिस्तान में अभी तक चूँकि मेरा नहीं ख्याल कि PKF ने अभी किसी कोच का लाइसेंस कैंसिल किया है, चूँकि PKF ज़ाहिर बात है जिसको लाइसेंस देती है उसको पहले पूरे तरीके से प्रॉपर ब्रीफ करती है और कोच को पता होता है। अभी भी मैंने नेशनल गेम्स में देखा कि प्लेयर से ज़्यादा जो टेंशन में होता है वो कोच होता है। हाँ, क्योंकि प्लेयर तो बड़ा रिलैक्स हो, पता है सर मैंने लड़ना है। कोच को पता है कि मैंने एक जो टाइम दिया हुआ, अगर उस टाइम पे भी कोच नहीं आता, मतलब प्लेयर नहीं आता, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दी जाती है, वो भी लेट आता, तब भी फिर कोच के ऊपर सख्ती आ जाती है। प्लेयर को तो एंटरटेन कर दिया जाएगा, ड्यूरिंग मैच की प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर जो है वो इसलिए कोच के ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है। हानिया, ये जो चीज़ें हैं कोच आपको बताते भी हैं कि यार सारी चीज़ें आप लोग पहन लें, आप अपनी कितने मेजरमेंट्स का ये ख्याल रखती हैं रिंग में उतरने से पहले कि मेरे फुली इक्विप्ड हूँ, अपनी किट पूरी हो और डिले ना करूँ रिंग में उतरना, क्योंकि ये बड़ा मसला है। रिंग में अगर आप लेट उतरते हैं तो प्लेयर तो होता ही होता है और कोच के लिए भी डीमेरिट है। मैं टाइम से पहले पहन लेती हूँ सारे इक्विपमेंट्स वगैरह ताकि उस टाइम प्रॉब्लम मत हो, क्योंकि अक्सर बंदा वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है इतनी मेहनत करने के बावजूद, तो पहले से ही केयरफुल होती हूँ मैं। अच्छा, अच्छी बात है। इससे मुझे ये साबित हो रहा है हानिया कि आपको लड़ने की बड़ी जल्दी है। जी। अच्छा, ये बताएं हानिया, ये जो आप सारे इक्विपमेंट पहनते हैं, किट पहनते हैं, ये शुरू में तो आपने खुद ली होगी, लेकिन जब आप टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो इसकी चेकिंग होती है, फिर किट्स आपको ज़ाहिर है आपकी मैनेजमेंट देती होगी और उसका मैयार भी चेक होता है कि कितने अच्छे मैयार की हैं या क्वालिटी क्या है इनकी। ये आई डोंट थिंक सो चेक होता है, बट हमें ये चेकिंग हमेशा होती है कि सारे होने चाहिए इक्विपमेंट, यानी पूरे फुली इक्विप्ड ज़रूर हो। बेशक क्वालिटी ऑब्वियसली उसकी 21-20 तो हर चीज़ की होती है, लेकिन ये इतना कोई मेजर मसला नहीं होता अगर आप पहन भी लें। अच्छा, ये जो सर वाला हेलमेट है हानिया, समझती है कि ये होना चाहिए पाकिस्तान में भी, इसका इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये एक सेफ्टी है? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ताकि बंदा सेफ रहे। जैसे मेरी किक्स वो अक्सर हार्ड हिट हो जाती हैं तो वो प्रॉब्लम बन सकता है। सेफ्टी के लिए ये ज़रूर होनी चाहिए। आपकी किक से बचने के लिए हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। अदनान साहब, यही चीज़ आपसे क्वालिटी के हवाले से भी बातचीत होती है, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। क्वालिटी इसकी चेक करते हैं आप लोग खुद भी करते हैं? हानिया तो इसको इतना आइडिया नहीं, लेकिन इसमें ये ध्यान में रख लें कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो WKF की अप्रूव्ड कंपनी की तरफ से ही इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं? इवन यूनिफॉर्म्स तक। ठीक। इवन जो यूनिफॉर्म्स भी हैं, लाइक अगर वो भी जो अप्रूव्ड कंपनीज के हैं, चूँकि उसमें एक स्टैंडर्ड है कि यूनिफॉर्म भी हो तो उस किस्म का हो, अगर इक्विपमेंट्स हैं वो भी इस लेवल के होने चाहिए, इस वेट के होने चाहिए। तो ये काम कोच की जिम्मेदारी है, प्लेयर्स को इतना नहीं पता होता, लेकिन कोच को पता होता है कि अगर इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले कोच की वहाँ से छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए कोच जो है, मैंने भी हानिया को पहले से, जब हम यहाँ से पिंडी से जा रहे थे, तो ये हर प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके पास तमाम चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पे मैं इंश्योर करके गया था कि इसकी तमाम एक पूरा बैग तैयार करवाया गया था। मैं कहा हानिया ये आपके पास होना चाहिए और वहाँ आपने मैच शुरू होने से पहले ही अपने आप को रेडी कर लेना है ताकि आप वार्म अप भी रहें, और ये नहीं कि आपको जस्ट कॉल किया जाए तो आप अपने आप को रेडी कर रही हैं। तो माशाल्लाह इससे वहाँ पे मुझे इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं तो रेफरिंग एंड जजिंग में बिजी था, तो कोच की था, लेकिन माशाल्लाह शी वाज वेल प्रिपेयर्ड और मतलब उसको आइडिया था वेल। अच्छा, ये चीज़ हानिया, अगर मैं आप शायद इस चीज़ को समझें भी, इस बात को आगे जाके, अभी तो खैर आपकी 13 ईयर्स एज है, जो प्लेयर होते हैं ना किसी भी गेम के या स्पोर्ट्स, जो है स्पोर्ट्स, वो उसका कमाल ये है कि वो आपको अपनी पूरी लाइफ की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी खुद की सिखाती है। स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा काम। दूसरा, आपको कूल एंड काम और किस इन्वायरमेंट में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये स्पोर्ट्स आपको एक फाइटिंग स्पिरिट भी देती है। तो अग्री करती हैं इस बात से कि ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं स्पोर्ट्स की? जब आप स्पोर्ट्समैन हुई, स्पोर्ट्स गर्ल हुई सॉरी, तो जब आप आगे बढ़ी, मेडल लिया, तो आपको ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं यार मुझ पर एक जिम्मेदारी आ गई है, मैंने अब इससे आगे जाना है, तो खुद अपने आप को बहुत ही प्रिंसिपल्ड रखना है?
जी जिस तरह मेरे अंदर पहले स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं था, अभी भी काइंड ऑफ डेवलप हो रहा है कि अगर मेरे साथ कोई फाइटर होगा वो मेरा दुश्मन होगा, बट अब वो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। गुड। और उसके अलावा पेशेंस का काफ़ी सीखा है कराटे में कि लाइक फ़ाइट लग गई तो खैर है, और अभी इतना कुछ नहीं कर होना होएगा इस तरह जज्बाती नहीं होना है। यस। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बड़ा फेयर बात है कि आपको ये चीज़ें ऐसे ही होता है, हर इंसान ऐसा होता है कि अगर किसी को चोट लग जाए और दूसरे से लग जाए तो कहता नहीं मैं जज्बाती हो गया, एग्रेसिव हो गया, उसको ज़रा ज़्यादा हार्ड हिट करता हूँ। ये अच्छी चीज़ है, ये चीज़ सीखनी है। अच्छा अदनान साहब, हम ज़रा अब इस पे भी बात करें हुकूमती सतह पर। क्या देख रहे हैं, कितना आपको पजीराई मिलती है या कोई ऐसी सपोर्ट है हुकूमती सतह पर? देखिए, इसमें आपने बल्कि अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो एक कंप्लेंट ज़रूर करते हैं कि हुकूमती सतह पर हमें वो सपोर्ट नहीं मिलती, वो फंड्स सारे नहीं ही करते मिलते, हैं सब सर, करते मुझे तो हैं, यहाँ आके सारे ही कह के जाते हैं। सारे क्या के जाते हैं। लेकिन मेरा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। मैं इवन जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी गया था तो मैं सेल्फ फाइनेंस पे गया था, बाद में भी। तो देखिए, फेडरेशन नो डाउट, अब चूँकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कराटे के हवाले से पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के साथ चूँकि मैं एफिलेटेड हूँ, तो हमारी जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन अल्टीमेटली उसके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसमें पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का कसूर नहीं है कि हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ है, हाँ हाँ लाइक एक बिल्कुल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, अब उसके अंदर तमाम गेम्स डाल दी हुई हैं। अब क्रिकेट की हम बात करते हैं, क्रिकेट एक इंडिपेंडेंट उसका अच्छा, इदारा फिर है। उसके साथ ओलंपिक एसोसिएशन भी है ना, जी, एक वो भी अलग वो अलग कहानी है, वो ठीक अलग है। कहानी। अब वो फिर फंड्स कितने आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी गेम्स हैं, PKF को कितना मिल रहा है, फिर PKF आगे अच्छा, बैन भी कर देते हैं ना कई जी एसोसिएशन। डेफिनेटली आप बैन भी कर देते हैं, उनको मिलते भी नहीं हैं, और फिर वो अपने लिमिटेड जो रिसोर्सेज होते हैं उसी को यूज़ कर रहे हैं। अब हमारी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इसमें माशाल्लाह जो कोशिश कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने लेवल को, प्लेयर्स के लेवल को, ठीक। कोचिंग के लेवल को, ख़ासकर अभी चूँकि मैं रिसेंटली रेफरिंग एंड जजिंग का सेमिनार भी था, मैं भी अपग्रेडिंग के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने वो भी क्वालिफाई किया। तो PKF इसके ऊपर भी वर्किंग कर रही है अपने लिमिटेड हो, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब इंटरनेशनल इवेंट्स आता है या प्लेयर्स ने बाहर जाना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर आती है, क्योंकि वो अच्छा खासा एक बजट चाहिए होता है। तो वो फेडरेशन कमी की वजह से फिर प्लेयर्स वो कंप्लेंट ज़रूर करते हैं जी कि हमारे पास, क्योंकि फिर वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कराटे को, वो स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। क्रिकेट का तो कि नाम एक खिलाड़ी है, उसको हर बंदा स्पॉन्सर करने हाँ को तैयार जी, होता है, क्रिकेट के स्पॉन्सर ही बने उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कराटे प्लेयर बेचारे को अगर एक 4 लाख 5 लाख का स्पॉन्सर चाहिए तो तो मुश्किल। बेचारा मुश्किल से जगह जगह फिर रहा होता है, फिर भी नहीं मिल रहा होता है। अच्छा, ये तो बड़ी आम बात है, हम जरा इस पे भी करेंगे। जब इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जाना होता है तब क्या किया जाता होगा, कैसे मुश्किल पड़ती होगी? फिर वर्ल्ड कराटे फेडरेशन क्या इसमें कोई फंडिंग में अपना हिस्सा डालती है, नहीं डालती, इस पे करता हूँ मैं पहले। हानिया, ये चीज़ हर गेम में आपको पता है कि बड़ी क्रिकेट ऐसी गेम है जिसका बड़ा दौरा है ना, बड़ी अट्रैक्शन है, लेकिन आपने इसको चुना और माशाल्लाह आपने इसमें अपना नाम बनाना शुरू कर लिया। अभी तो पहला स्टेप है, फिर आपने बहुत आगे जाना है। फोकस है किसी इंटरनेशनल फाइट के लिए, चाहती हैं इंटरनेशनली फाइट करें और इसी तरह जैसे नेशनल चैंपियन बनी है इंटरनेशनली भी चैंपियन बने? यस, मेरा मेन एम ही इंटरनेशनल प्लेयर भी बनने का है, फिर देखेंगे कि कोच बनना हुआ। ओलंपिक्स वगैरह सोचा है? यस, उसका भी सोचा हुआ है। ओलंपिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है हानिया, हमारे यहाँ से ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं आते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लास्ट ईयर हमारे बॉक्सर हुसैन शाह, जो उनका बेटा शाह हुसैन मेरा ख्याल है, उसने कुछ हिम्मत की और वो भी आप ही की गेम से जुड़ा। अच्छा हाँ, जूडो मैंने कहा था, ज़रा क्या फ़र्क है आपको पता है हानिया? या मैं कोच से पूछूं डायरेक्ट तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बल्कि पहले कोच से पूछते हैं। अदनान साहब, क्या फ़र्क है हमें ज़रा बताएं? ये क्या, हम तो हमेशा जूडो कराटे मिलाकर कहते हैं। जी, हमेशा लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो जूडो कराटे को एक ही चीज़ समझा जाता है, लेकिन जूडो एक इट्सेल्फ अलग आर्ट है, कराटे एक अलग आर्ट है। डिफरेंस क्या है कि जूडो में बेसिकली किक्स और पंचेस नहीं होते। जूडो में ओनली जो थ्रोज होती हैं, कोई लाइक शोल्डर थ्रो, हिप थ्रो, इसमें वो जस्ट आपने देखा होगा कि जिसमें एक दूसरे को ग्रिप करके और एक दूसरे को फेंक रहे होते हैं, ये थ्रोज रेसलिंग काइंड ऑफ, जस्ट काइंड ऑफ रेसलिंग। ये भी जैपनीज आर्ट है और इसको जूडो कहा जाता है। और कराटे में फिर जिसको हम कहते हैं कि द फाइट विद द एम्प्टी हैंड, उसमें किक्स और पंचेस का इस्तेमाल होता है, तो वो बेसिकली कराटे आ गए। लेकिन नॉर्मली अच्छा, हमारे ये जो टेकवांडो और ये जो दीगर चीजें जो आप क्योकुशन कहते हैं मेरा ख्याल है, या टेकवांडो, ये क्या है जरा हमें बताएं? अच्छा, इसमें देखें बेसिकली क्या है, थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो बेसिकली जो मेन जो ओरिजिन है वो बेसिकली कंग फू था। बेसिकली ठीक, कंग फू से चाइनीज जिसको चाइनीज मार्शल आर्ट्स बोलते हैं, थ्रू ओकिनावा आइलैंड जो हम कहते हैं, द ओकिनावा इज अ बर्थ प्लेस ऑफ कराटे, तो वहाँ से फिर जापानीज लोगों ने कराटे को सीखा। यानी मदर ऑफ दिस गेम जो है वो कंग फू है। कंग फू है, और उसको फिर मतलब चाइनीज़ मार्शल आर्ट कन्वर्ट हुआ फिर आगे, जिन्होंने वहाँ से
जैपनीज़ ने गेम ली तो वहाँ से फिर इसको कराटे को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लाइक अर्ली जो 1926 या 1921 इसमें कराटे को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और बाद में इनका एक मास्टर जो है वो जापान में है, तो जो फर्स्ट जो एक स्कूल इस्टेब्लिश किया गया शोतोकान के हवाले से, उसको मास्टर फुनाकोशी मास्टर रहे हैं जिन्होंने शोतोकान को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद उससे पहले भी लाइक गोजोरियो और ये स्टाइल्स थे जो ऑलरेडी ओकिनावा में खेले जाते थे। फिर जब जापान में इस्टेब्लिश होता गया कराटे, डिफरेंट स्टाइल्स आते गए। फिर जब ये लाइक कोरिया में गया तो वो ताइक्वांडो बन गया। इस डिफरेंट जिस कंट्री में खेला जाता है, मोवाथाई है थाईलैंड में, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टाइल बांडो स्टाइल जो है वो अगर बर्मा में खेला जाता है उसको बांडो बोला जाता है। आप क्योकुशिन की जब बात कर रहे हैं या शोतोकान या शितोरियो या गुजोरियो, इट्स सिर्फ जापान के अंदर ही कराटे के भी मल्टीपल स्टाइल्स हैं, वेरियस स्टाइल्स हैं। तो लेकिन ओवरऑल हम उनको कराटे कहेंगे, लेकिन ताइक्वांडो को हम कराटे नहीं कहेंगे। अच्छा, उसको अगर उसका यूनिफॉर्म भी डिफरेंट है, लेकिन जो कराटे के स्टाइल्स हैं उनको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म आपको सेम मिलेगा, और लेकिन स्टाइल्स में, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस। ताइक्वांडो को आप कराटे नहीं मानते? उसको कराटे नहीं, उसको मार्शल आर्ट्स तो बोलेंगे हम, क्योंकि मार्शल आर्ट जो टर्म है बेसिकली वो इट्स लाइक के कॉम्बैट आर्ट। तो कॉम्बैट आर्ट में जो भी संग आर्ट है वो मार्शल आर्ट्स में आएगा। लाइक कंग फू है, कराटे है, ताइक्वांडो, लेकिन तीनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन अंडर वन यूनिवर्सिटी आती हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इज़ अ ताइक्वांडो प्लेयर, इज़ अ कराटे प्लेयर एंड इज़ अ कंग फू प्लेयर। अच्छा, ये अच्छा हुआ ना, चले आज हमारी भी ज़रा ये गलतफहमी दूर होगी, बल्कि बहुत सुनने वालों की, क्योंकि हम तो जूडो कराटे मिलाकर ही पाकिस्तान में कहते हैं। जी। हानिया, कोई इसकी नॉलेज है आपको थोड़ी बहुत, या इससे पहले कभी कोचेज ने ये डिफाइन किया थोड़ा बहुत कि जी ये कराटे हैं, जूडो अलग होता है? जूडो का मुझे इतना पता नहीं चला, बट वो एनईडी यूनिवर्सिटी में कराटे के साथ साथ जूडो कंपटीशन भी चल रहे थे, तो लाइक ग्लिम्स मिला था मुझे जूडो कंपटीशंस का, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। चलिए गुड। यानी आपसे मैंने एक चीज़ पूछी थी तो मुझे अच्छा लगा ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो मुझे बड़ा क्लियर कहा हानिया ने, नहीं मैं कराटे प्लेयर हूँ, मैं जूडो प्लेयर नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये था कि आपको अंदाज़ा था कि आप कराटे प्लेयर हैं। अच्छा हानिया, स्कूल कैसे, आप पढ़ने में कैसी हैं? मैं भी तारीफ तो नहीं करना चाहूँगी, बट मेरे ख्याल से आई एम गुड एट स्टडीज़, एंड मैं अभी सिंस ओ लेवल्स भी कर रही हूँ, साथ कराटे भी कर रही हूँ। कभी कभार टफ हो जाता है मैनेज करना, बट कर लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा पढ़ाई के साथ वाकई प्रोफेशनली, चूँकि अब आप देखें ना नेशनल चैंपियन हुई हैं, तो अब तो आपको प्रोफेशनली इसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा अपने कोच की तरह। तो फिर कैसे बैलेंस करेंगी? आगे पढ़ने में क्या सोचा है, क्या करना है? एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है जी। जब यूजुअली जब एग्ज़ाम्स आते हैं मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ अकेडमी से, या तो फिर थोड़ी ऑफ ले लेती हूँ ताकि मैं स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस हूँ, और वरना नॉर्मली मैं नॉर्मल कंसिस्टेंटली आ रही होती हूँ। पूरा साल करती हैं प्रैक्टिस? जी, साल पूरा। घर में बहन भाइयों पे तो नहीं कर देती ज़्यादा? नहीं, सारे सारे बचे हुए। अच्छा, कितने सपोर्ट है हानिया पेरेंट्स की? सपोर्ट काफ़ी है मेरे पेरेंट्स की। जिस तरह अभी मुझे उन्होंने सरदान पे ट्रस्ट करके भेजा है कराची, वरना तो मुझे सामने वाली गली तक नहीं जाने देते थे। आप हैं भी 13 इयर्स की ना, बस सही बात है ये बात। अच्छा, वैसे कराटे करके तो सामने वाली गली तक आप किसी को ना जाने दें, है ना? सही कराटे आप सीख जाए। अच्छा ये बताएं, पेरेंट्स में कौन ज़्यादा ख्वाहिश रखता है कि आप इस तरह से मेडल्स और लेकर आए, मम्मा या बाबा? वैसे दोनों इक्वली चाहते हैं, और दोनों इक्वली चाहते हैं। ये बड़ा ही पॉलिटिकल जवाब। अच्छा बच्चों ने, हाँ ये पॉलिटिक्स भी थोड़ी थोड़ी होती है ना, वरना ये ना हो कि दोनों में से कोई नाराज़ हो जाए। नहीं नहीं, दोनों इक्वल चाहते हैं, फिर दोनों ठीक है। मैं ज़रा अदनान साहब आपकी तरफ आता हूँ। फिर ये जो ट्रस्ट डेवलप किया आपने, ये बड़ा अहम बात है, चूँकि ये वो बच्चे होते हैं जो घरों से आप तक आते हैं, और पेरेंट्स के बाद जो सेकेंडली फादर फिगर होते हैं वो कोचेज़ और उनके वो लोग जो उन्हें एकेडमीज़ में उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें आगे लेके जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा मज़ीद बात करेंगे कराटे पर। वेलकम बैक जी। हानिया नकीब और अदनान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। कराटे के इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच भी हैं, जज भी हैं, रेफरी भी हैं। अब तो माशाल्लाह से हानिया नेशनल चैम्पियन बन के अभी लौटी हैं। अदनान साहब, अभी हानिया से ये जो डिस्कस हो रहा था मेरा ब्रेक से पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि पेरेंट्स का ट्रस्ट होना। जैसे उसने ख़ुद भी कहा कि हमारे कोच पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था तो ही बच्चों को जाने दिया था। क्या एक शहर से बाहर ट्रैवल कराना, फिर इंशाल्लाह आपने इसको इंटरनेशनली भी करवाना है, तो ज़रा उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन ये डेवलप कैसे और किस तरह मुश्किल होता है कि पेरेंट्स का ट्रस्ट डेवलप करना? देखिए, इसमें चूँकि मेरे पास एकेडमी में जो है बहुत सारे बॉयज़ नहीं हैं, गर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं और मेरे पास आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पेरेंट्स का काफ़ी ट्रस्ट। देखिए, उसमें बात वही आती है कि आप एक कोच अपने आप के ऊपर क्या एक लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है। मैं ही समझता, चूँकि माशाल्लाह मेरी अपनी बेटी अनाया जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड है और वो भी कराटे कर रही है, एंड शी इज़ ब्लू बेल्ट।
और तो मैं जो भी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं तो मैं उनको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट कर रहा होता हूँ जैसे मैं अपनी बेटी अच्छा, अनाया को। बेल्ट की क्या अहमियत है अदनान साहब? देखिए जी, बेल्ट की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि किसी वाइट भी से तो जब शुरू जो है होती है ना, उसके बाद अल्टीमेटली येलो जी जी, गालिबन, वाइट फिर के ब्लू, बाद ऐसा येलो कुछ है? है, फिर ऑरेंज आती है, डिफरेंट स्टाइल्स में थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर आती है, लेकिन ब्लैक नॉर्मली बेल्ट जो की बड़ी वैल्यू है, जी तो क्या जैसे कि बात है? वाइट बेल्ट से जर्नी स्टार्ट होती है, वाइट येलो ऑरेंज ग्रीन ब्लू, फिर अल्टीमेटली जो एक लेवल है वो फिर ब्लैक बेल्ट, बहुत बड़ा एक नाम है ब्लैक बेल्ट हम कहते हैं। एक 4 5 6 साल की एक कंटिन्यूस एफर्ट उसके साथ आ रही होती है। अच्छा, वो डैन शैन भी होता है ना? जी जी बिल्कुल। ब्लैक बेल्ट के बाद जो है ब्लैक बेल्ट जो ली जाती है वो फर्स्ट डैन होता है। उसके बाद फिर आपको 2 इयर्स के बाद सेकंड डान, 2 इयर्स से पहले आप ओके। सेकंड डान नहीं ले सकते, अच्छा, फिर 3 इयर्स से पहले आप सेकंड डान नहीं ले सकते, थर्ड डान। और इसमें जब ग्रेडिंग डैन चलते आपने अपग्रेड करना होता है तो जी इसमें क्या डेफिनेटली, फाइट्स होती हैं? जिसमें आपका अल्टीमेटली आपकी जो फेडरेशन है जिसके जो साथ आप चल रहे हैं वो फिर आपका टेस्ट भी लेती है, आपकी मार्शल आर्ट के ऊपर प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी देख रही होती है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आपकी गेम भी बढ़ रही होती है, तो फिर वो आपको सर्टिफिकेशन देती है उस टाइम पीरियड के बाद। अब लाइक आई एम ए ब्लैक बेल्ट 4 डान, लेकिन मैंने 2019 में ली थी, अब मुझे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं 5th डान की तरफ जाऊँ, तो 5 इयर्स रिक्वायर्ड होते हैं और अपग्रेडिंग के हाईएस्ट लिए। कितने हैं इसके 10 डैन? डाउन तक जाता है, 10 डाउन रेड बेल्ट, उसके बाद फिर ये मतलब वैसे भी 10 डाउन जाते जाते अच्छी खासी एज हो जाती है, यानी कि आप हाँ। 60 प्लस हो जाते हैं, उसके बाद तो वैसे भी मास्टर हो जाते मास्टर हो ना? ग्रैंड मास्टर जिस वक्त हो जाते हैं। अच्छा, ये ब्लैक के बाद जो रेड बेल्ट वाला फिनोमेना हम देखते जी, हैं, जी। मूवीज में भी देखते हैं, तो ये क्या है? एक्चुअली ये भी एक स्टैंडर्ड एक बता दिया जाता है कि लाइक कोई 8 डान 9 डान पे आ गया, 10 डान पे आ गया, तो वो रेड बेल्ट यूज़ कर सकता है, वो एक स्टैंडर्ड आ जाता है कि लाइक इट्स अ ग्रैंड मास्टर, कि वो मास्टर बेल्ट है। और अब ब्लैक बेल्ट तो हर बंदे ने बांधी होती है, अब ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान, सेकंड डान, थर्ड डान, फोर्थ डान, तो वो एक फिर उसमें भी डिफरेंट आ जाता है, कोई ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक एंड ब्लू डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ जो है, लेकिन बेसिकली सिंबल यही है कि इज़ अ ग्रैंड मास्टर नाउ। जबरदस्त। हानिया, क्या इरादा है? ब्लैक बेल्ट तक जाना है, उससे भी आगे जाना है? ब्लैक बेल्ट से आगे जाना है मैंने, और अभी तो मेन एम इंटरनेशनल प्लेयर बनने का है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, इंटरनेशनल के लिए आप सोच रही हैं। हमारे यहाँ तो बड़े खुशी होती है मुझे कोई सोचे कि यार मैंने इंटरनेशनल खेलना है। क्या सोचा है? कोचेस के साथ इस पर डिस्कस करती हैं आपने? और रोल कितना है आपके कोच का आपकी लाइफ में? पेरेंट्स के बाद वैसे बड़ा रोल होता है। मेरे कोच सर अदनान ने काफ़ी डिस्कस किया है कि लाइक इंटरनेशनल मेरे साथ खेलने लाइक भेजेंगे मुझे। इसके अलावा कोच का रोल तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है हानिया। जी। देखें, आपकी लाइफ, फिर आपने घर से निकल के आना, फिर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी, फिर आपने जाना, फिर जब आपके इवेंट्स आ रहे होते हैं तो उसमें कोचेस का, आपकी डाइट का बड़ा काम होता है। तो डाइट पे कितना तवज्जो दे रही हैं? कुछ खाती पीती भी हैं? जी, डाइट का स्पेशली मुझे काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि रिसेंटली मुझे निमोनिया हो गया था ओह, कराटे लीग से बिल्कुल फाइनल से पहले, तो उसमें भी काफ़ी हुआ था प्रॉब्लम्स। निमोनिया के बाद से मैंने सोचा था डाइट का मैं ख्याल रखूँगी, तो क्या डाइट ख्याल काफ़ी रखा? फिर कितना खा लिया? आप लगता तो नहीं है वैसे, बड़ी पतली सी लगता हैं नहीं हानिया। है, बट ख्याल रखती हूँ मैं डाइट का अब। अच्छा, ये बताएं अदनान साहब, ये जो वेट कैटेगरीज हैं, हानिया 47 वेट में है ना, तो इसी में जीती है। ये जो वेट कैटेगरीज हैं और या इससे ऊपर, तो डाइट का क्या आप लोग देखते हैं कि बच्चों की डाइट शुरू से मेंटेन, जैसे इंटरनेशनली तो होता है ना कि इस पे बड़ा ज़रूरी है, और इनको दवाइयों के हवाले से भी नॉलेज देते हैं कि खुद से दवाई नहीं खा लेनी, जैसे सेल्फ मेडिकेशन है, क्योंकि अब तो वो मामला है ना डोपिंग शोपिंग वाला। जी जी बिल्कुल। देखिए इसमें एक तो बच्चों को मैं ज़रूर डाइट के हवाले से, और मैं वैसे भी हानिया के लिए बड़ा कंसर्न था डाइट के लिए, इसके मैंने पेरेंट्स को भी, माशाल्लाह इनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, उनको चूँकि लाइक जिसको नमूनिया भी हुआ था अभी रिसेंटली जब जा रही थी, फिर भी थोड़ी सी अच्छा, वैसे बड़ी टफ जी सिचुएशन देखी। अजीब है। और इवन फाइनल में जब ये थी तो ये इस वक्त भी नमूनिया से, इवन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ था ओहो, कि 4 5 दिन से क्लब भी नहीं आ रही थी, जस्ट उसको मैंने कहा आप रेस्ट करें, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ फाइनल पे आपने घर से उठना और इवेंट पे आ जाना है। तो माशाल्लाह वहाँ पे भी ये बीमारी की हालत में इससे फाइनल वहाँ पे विन किया था। ज़बरदस्त। और अभी भी ये हुआ जब नेशनल्स के लिए जाना था, पता चला ये हानिया फिर बीमार होगी, तो मैंने पेरेंट्स से कंसल्ट किया, मैं कि उसकी डाइट का बहुत ख्याल रखें, ये मुझे लग रहा है अंडर न्यूट्रिशन है। फिर मैं बच्चों को भी जब भी मेरी क्लास होती है मैं उनको गाइड करता हूँ कि क्या लेना है, और बच्चों को हम लोग जैसा ना लाइक डोपिंग वगैरह का वो इशू ज़्यादातर इंटरनेशनल मैचेस में आता है, लेकिन बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं ना मैंने बताई हाँ, है। कम से कम इस पे तो रोके ना, इसमें इस मैं हद रोकता तक। हूँ, कभी भी यहीं ऐसे से रुकेंगे तो आगे जाके फिर कभी आप भी इन्हें मैं मजीद उसके ऊपर बताएं। अनएथिकल इस चीज़ के ऊपर कभी भी नहीं मैं उनको बताता, क्योंकि मैं साथ साथ मैं अपने क्लब में किक बॉक्सिंग भी करवा रहा हूँ, तो मेरे पास क्योंकि अडल्ट भी आते हैं किक बॉक्सिंग के वाले से, वो भी तो एक हाँ वैसे आपकी डाइट क्या होनी चाहिए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आपको हेल्दी फूड लेना है, जंक फूड्स नहीं लेना, ये मैं सबको गाइड करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि
इसके ऊपर मैं मज़ीद फोकस करूँगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि शी हैज़ अ पोटेंशियल कि ये इंटरनेशनल। वहीं पे मैंने इसको कहा था, मैं कि हानिया अब आपने गोल्ड ले लिया है, अब आपका टारगेट जो है वो इंटरनेशनल होना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छा क्या ओलंपिक्स वगैरह के लिए है राहें हमवार हैं, जा सकते हैं हमारे देखिए कराटे अभी तक जहाँ तक ओलंपिक्स की बात है ना, मैं आपको पता नहीं शायद आपके नॉलेज में है या नहीं, लेकिन अभी तक कराटे ओलंपिक्स में जी नहीं मुझे है। पता है वो अभी ठीक तक है? उसमें नहीं है, वो सिर्फ लास्ट टाइम जब जापान में लेकिन ओलंपिक्स हुई कुछ थी। नई गेम्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, हाँ, क्रिकेट नई की भी गेम्स, बात हो रही जी है। जी अच्छा जो हमारी एशियन गेम्स होती हैं और दीगर गेम्स होती हैं उसके लिए क्या है? जी जी एशियन गेम्स एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, नो डाउट। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप हिस्ट्री देखें तो हम एशियन गेम्स में, सिर्फ मैं कराटे की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल तमाम गेम्स में हम अच्छे मेडल्स नहीं ला पाते। हम साउथ एशियन लेवल तक तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। हमारी इवन कराटे की टीम भी साउथ एशियंस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, बड़े अच्छे मेडल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एशियन गेम्स में चूंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, बात फिर मैं वही कहूँगा कि हमारे यहाँ लाइक जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो इंटरनेशनली प्लेयर्स को मिलती। क्योंकि मैं खुद भी गया हूँ, मैंने वहाँ पे जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे गया था, मैंने वहाँ पे जब यूरोपियन कंट्रीज़ को, उनके प्लेयर्स को देखा, यकीन करें वहाँ देख के उनका जो स्टैंडर्ड था, जो लेवल था, एक आदमी एकदम चौंक जाता है कि यार ये लेवल क्या है वहाँ पे। लेकिन आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग इन बगैर फैसिलिटीज़ के पाकिस्तान में काम करके सीख रहे हैं और निकल भी रहे हैं और बच्चों को भी साथ आगे आगे बढ़ा भी रहे हैं। हानिया इसके बाद आप ये देखें कि जितने आपके कोचेस सर्टिफाइड या क्वालिफाइड हो रहे हैं, साथ साथ एक अवेयरनेस बड़ा मैटर है। आपको ये अवेयरनेस है कि हमने क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि हर चीज़ के एक डाइट होती है, एक रॉन्ग डाइट होती है, एक राइट डाइट होती है। अभी तो आप बहुत छोटी हैं, इसका आपको आगे समझ आएगी, अभी तो कुछ भी खाएं आप, लेकिन दवाई खुद से दवाई नहीं लेनी। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे कई एथलीट्स देखे हैं हानिया, बड़े बड़े, अभी तला तालिब के जिक्र कर लूँ, वो इंटरनेशनल मेडल लेकर आता है, यहाँ आता है, ओलंपिक्स के लिए बेचारे ने जाना होता है या कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वो एक दवाई गलत ले लेता है और उसकी वजह से उसका डोप का मसला आ जाता है। ये इंटरनेशनली बड़े मसाइल हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी अब शुरू हो जाएगा क्योंकि इधर भी सख्ती हो रही है। आपको अंदाज़ा है कि दवाई खुद से नहीं लेनी चाहिए, कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए? जी ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप बीमार होते तो उस टाइम ही लेनी चाहिए मेरे तो ख्याल से, ताकि डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर नहीं लेनी चाहिए। ये तो वाकई अच्छी चीज़। खाती क्या है आप शौक से हानिया? मैं लाइक बहुत मीठे की शौकीन हूँ, तो कुछ भी जो इसमें मीठा हो। गुड। अच्छा तो क्या ठीक है दान साहब आगे जाकर इसके लिए मीठा खाना? हाँ देखिए, अभी देखिए जिस ये अभी तो एज जिस कैटेगरी एज में सब कुछ में खाना अभी चाहिए। खा सकती है। देखिए प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब जो कोई प्लेयर है ना, वो ओवरवेट हो रहा है और अपनी वेट कैटेगरी में ही खेलना चाहता है। लाइक अभी ये -47 kg में खेली है, जबकि उसका वेट 45 kg था। इवन हमारे साथ कुछ प्लेयर्स गए हुए थे तो वो बिल्कुल प्लस माइनस पे थे। तो वो मैच से पहले जब वेट होता है एक दिन पहले, तो उन्होंने बिल्कुल खाना पीना दारी बात है लिमिटेड किया हुआ था। वेट कटिंग भी तो बड़ा एक आर्ट है, करते हैं कभी जी ऐसा हो जाता है कि जी वेट ज्यादा हो जाए और वो बिल्कुल करना पड़ता है। इवन एक दिन में जो है आपको 2-3 kg वेट रिड्यूस करना पड़ता है। आपको बिल्कुल सब कुछ स्टॉप कर देनी पड़ती हैं, वर्किंग और अपना कार्डियो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वेट पे आपका जब स्केल पे खड़े हों तो इवन मतलब 2 या गर्ल्स के लिए 0.5 मतलब हाफ kg का मार्जिन होता है, और बॉयज़ के लिए कराटे में 0.2 kg का मार्जिन है। ओह बड़ा डियर मार्जिन है, यानी आपको वेट कटिंग बड़ी ज़रूरी है। हानिया के पास प्लस पॉइंट था, मैं जब था मैं कहा हानिया बेटा आप जो मर्ज़ी खाओ इस वक्त, हेल्दी फूड खाओ, क्योंकि आपके पास 45 kg वेट है और आप -47 kg में इवन आपका 1 kg प्लस हो भी जाता है तो नो इशू। लेकिन अगर ऐसा प्लेयर अगर ये होती 47 kg पे तो मुझे इसकी डाइट के ऊपर बड़ा फोकस होना था ताकि वेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हानिया बहुत शुक्रिया आपका, दान साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच, जज, रेफरी हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन हानिया नकीम ने हमें आज ज्वाइन किया। बड़े मज़ेदार गुफ्तगू और काफ़ी मेरा ख्याल है नॉलेज मिली होगी जो सुनने वाले हैं उन्हें भी, कि जूडो और कराटे का क्या फ़र्क है, टेक्वांडो क्या होता है, वुशु क्या चीज़ है, किक बॉक्सिंग क्या चीज़ है, मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या चीज़ है, और फिर ये जो मुख्तलिफ इसके रमूज़ हैं कराटे के, और बेल्ट्स कैसे ली जाती हैं, फिर आगे कैसे बढ़ा जाता है। अभी तक ओलंपिक्स में कराटे नहीं है, लेकिन चूँकि ओलंपिक्स में नई नई गेम इंट्रोड्यूस हो रही हैं, अब तो क्रिकेट की भी बात हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम जो इंटरनेशनल गेम्स हमारी कराटे रिलेटेड हैं उसमें मज़ीद बेल्ट्स भी लेकर आएँ, हमारे बच्चे आगे बढ़ भी रहे हैं, और ओलंपिक्स को भी ज़रा फोकस करें। जब ओलंपिक्स में ये गेम इंट्रोड्यूस हो तो हमारे बच्चे वहाँ पर मौजूद हों। बहुत शुक्रिया आपका। कल अगले हफ्ते होती है फिर आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।